चलिए आज की वीडियो में एक टॉपिक की शुरुआत करते हैं। बायोलॉजी की क्लास है ये, और इसमें आप लोगों को सबसे पहले क्लासिफिकेशन बताएंगे। फाइलम प्रोटोजोआ के कैरेक्टर्स बताए जाएंगे इसमें, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले वर्गीकरण की शुरुआत करते हैं, और जितने भी प्रकार के जंतु हैं सभी प्रकार के जंतुओं का वर्गीकरण जिस हिसाब से किया गया है, जितने संघ बनाए गए हैं, जितने फाइलम बनाए गए हैं, सारे फाइलम को यहाँ पर बता दिया जाएगा आपको। और सभी फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, मतलब जो लक्षण होते हैं उसके अंतर्गत जिस लक्षण वाले जंतुओं को रखा गया है उनके बारे में आपको बता दिया जाएगा। धीरे धीरे आप पढ़िए और नोट्स बनाते रहिए। जो हम बोलेंगे उसका आप नोट्स बनाते रहेंगे। वीडियो को धीरे धीरे करके रोक रोक करके देखेंगे, अच्छे ढंग से देखेंगे, ताकि आपको कोई भी असुविधा ना हो। जहाँ भी आपको असुविधा होती है आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। और यहाँ पर ये क्लास आपकी बायोलॉजी की है, और ख़ास करके यहाँ पर जो टॉपिक लिया जा रहा है वो है जंतुओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। और क्लासिफिकेशन की प्रक्रिया में बहुत सारे फाइलम बनाए गए हैं, जिसमें ग्रुप वाइज एनिमल्स को रखा गया है। तो हम सबसे पहले ग्रुप की बात करते हैं, जिसको संघ के नाम से यहाँ पर जाना जाएगा। सबसे पहला संघ है आपका संघ, या इसको फाइलम भी कहते हैं, फाइलम प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ 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 इस प्रोटोजोआ संघ के बारे में अब चलिए शुरुआत करते हैं कैरेक्टर्स की। और यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले इसके ग्रीक वर्ड के बारे में देख लेते हैं। ये प्रोटोजोआ जो फाइलम है ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है। पहला ग्रीक वर्ड है प्रोटास, जिसका मतलब होता है प्रिमिटिव, या इसको हिंदी में आद्य या प्राथमिक कहेंगे, आद्य या प्राथमिक कहते हैं। और दूसरा है जून का मतलब होता है एनिमल, और एनिमल इसको हिंदी में आप जंतु कहते हैं। कहने का मतलब ये जो प्रोटोजोआ है इसके अंतर्गत प्राथमिक जंतुओं को रखा गया है, इसके अंतर्गत प्राथमिक जंतुओं को रखा गया है। और इसके कैरेक्टर्स, चलिए अब यहाँ पर इसके कुछ लक्षण देख लेते हैं। प्रोटोजोआ के अंतर्गत जो लक्षण आते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला लक्षण इसका देखते हैं। इसके अंतर्गत जितने भी प्रकार के जीव हैं वो आपको यहाँ पर तो बता ही दिया गया है कि ये प्राथमिक जीव हैं, लेकिन इसके वास स्थान को यहाँ पर कैरेक्टर में लिखेंगे कि ये जंतु। सबसे पहली बात लिखिए, एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। और उसके बाद आप चाहें तो छोटे छोटे कमेंट्स बना सकते हैं। दूसरा कमेंट लिख लेंगे, ये जल, गीली मिट्टी, जल, गीली मिट्टी, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों, आदि पर पाए जाते हैं। कहने का मतलब, गीली मिट्टी का मतलब आप जानते हैं कीचड़, जल का मतलब नदी, तालाब, पोखरा, जितने भी प्रकार के जल हैं ये सभी में पाए जाएंगे। कुछ सड़े गले जो कार्बनिक पदार्थ हैं उन पर भी ये उपस्थित हो सकते हैं। और प्रोटोजोआ के कैरेक्टर्स देख लेते हैं। इनकी साइज़ के बारे में देख लेते हैं। जो इनका आकार होता है, इनका आकार इनका
आकार जो होता है वो 0.001 मिलीमीटर से लेकर के 3 मिलीमीटर तक का होता है। तो इनका आकार 0.001 मिलीमीटर टू 3 मिलीमीटर होता है। और साथ ही साथ अब इसमें हम अगले पॉइंट की बात करेंगे। इनकी आकृति या तो नियमित होती है या तो अनियमित होती है। कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें इनकी आकृति नियमित होती है, निश्चित होती है, और कुछ एनिमल्स ऐसे भी इस फाइलम या इस संघ के अंतर्गत रखे गए हैं जिनकी आकृति निश्चित नहीं होती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आकृति निश्चित अथवा निश्चित को हम अनियमित भी नियमित भी लिख सकते हैं। यहाँ पर इसको थोड़ा सा मिटा के यहाँ पर हम दूसरा शब्द का उपयोग करेंगे, आकृति अनियमित अथवा नियमित होती है। आकृति अनियमित अथवा अनियमित होती है। कुछ एनिमल्स ऐसे भी मैंने आपको बताया कि जिनकी आकृति हमेशा बनती बिगड़ती रहती है, जैसे अमीबा। तो अमीबा की आकृति हमेशा बनती बिगड़ती रहती है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि इसकी आकृति नियमित नहीं है, अर्थात अनियमित है। तथा कुछ एनिमल्स ऐसे भी इस ग्रुप के अंतर्गत रखे गए हैं जिनकी आकृति जो होती है वो नियमित होती है, जैसे पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गए। ये सभी एनिमल्स जो हैं इनकी आकृति निश्चित रहती है। तो यहाँ पर ये भी कैरेक्टर हो गया। अब अगला पॉइंट देखते हैं और क्या इसके कैरेक्टर्स हो सकते हैं इस फाइलम के। ये जो कैरेक्टर सारे हैं वो इसके अंतर्गत रखे गए जंतुओं से बिलोंग करते हैं, उससे संबंधित हैं। गमन, चूँकि गमन यहाँ पर कई प्रकार के एनिमल्स इस ग्रुप में रखे गए हैं, तो सब में गमन एक जैसा होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ की आकृति अनियमित होती है और कुछ की आकृति नियमित होती है। जब लक्षण में थोड़ा बदलाव है तो यहाँ भी गमन में भी बदलाव होगा ही। तो गमन के लिए यहाँ पर देखिए, गमन या तो पादाभों के माध्यम से होगा, गमन पादाभों द्वारा, या किसी में सीलिया द्वारा, किसी में कशाभिकाओं द्वारा होता है। किसी में कशाभिकाओं द्वारा होता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं। थोड़ा सा हम पादाब, सीलिया और कशाभिकाओं को अच्छे ढंग से डिफाइन करना चाहेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए कि पादाब कैसे होता है, सीलिया कैसे होता है, और जो कशाभिका है ये कैसी होती है। ये एक एनिमल है, आप देख रहे हैं, आपको देखते ही पता चल गया होगा कि ये अमीबा है। अमीबा में आप देख रहे हैं यहाँ पर पादाब बने हुए हैं। यहाँ पर अगर अमीबा की बात करेंगे खास करके, तो जो अमीबा होता है इनमें पादाबों के माध्यम से गमन होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए एक पैरामीशियम का स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रहा है। पैरामीशियम तो आप देखे ही होंगे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर से मतलब नहीं है। इसमें सबसे बाहर की तरफ कुछ रोम जैसी संरचनाएं लगी होती हैं, ये आप देख रहे हैं, इन्हीं को सीलिया कहते हैं। और ये सीलिया जब हिलते डुलते हैं तब ये एनिमल थोड़ा सा अपना स्थान परिवर्तन कर पाता है। इस कारण से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो पैरामीशियम है, ये जो पैरामीशियम है इसमें सीलिया के माध्यम से गमन होता है। और अब अगर हम अगले स्ट्रक्चर को दिखाना चाहेंगे यूग्लिना को, तो यहाँ इसका थोड़ा सा एक सिंपल स्ट्रक्चर देख करके जान लीजिए गमन के लिए जो गमन अंग है वो कहाँ पर पाया जाता है। तो यहाँ पर ये गमन अंग है जिसको फ्लैजिला के नाम से जानते हैं। यहाँ पर इसको सीलिया कहते हैं, और यहाँ पर ये फ्लैजिला है, ये इसको कशाभिका के नाम से भी जानते हैं। तो गमन के लिए ये छोटे छोटे कोशिकांग इसमें उपस्थित होते हैं, इन्हीं के माध्यम से ये गमन करने का कार्य करते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले कमेंट को। जो भी हो, फिलहाल नंबर तो मुझे नहीं याद है क्योंकि मैंने मिटा दिया। जो भी नंबरिंग होगी आप नंबरिंग करते चले जाएंगे आगे।
पोषण के बारे में देख लेते हैं कि इनका पोषण कैसा होता है। पोषण इनका जंतुसम होता है। जंतुसम क्यों? जंतुसम क्यों? क्योंकि जैसे जंतु किसी भोजन को लेकर के अपने मुख में रखते हैं, उसके बाद यहाँ से पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। बाहर को मिला करके इसमें नहीं, ये जंतुओं की तरह भोजन को एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं, उसके बाद उसको पचाने का कार्य करते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है जो पोषण है उनका ये जंतुसम होता है, तथा कुछ में पादप सम भी हो सकता है, पादप सम, और ये परजीवी के रूप में होते हैं, परजीवी के रूप में रह सकते हैं। कार्बनिक पदार्थों पर ये मृतोपजीवी के रूप में रह सकते हैं। और यहाँ पर कुछ एनिमल्स या कुछ जंतु ऐसे भी इसके अंतर्गत रखे गए हैं जो मिश्र पोषी होते हैं। मिश्र पोषी यहाँ पर एक एग्जाम्पल है युगलिना का। ये मिश्र पोषी है। कहने का मतलब समय समय पर अगर इसको सूर्य का प्रकाश मिले और भोजन इसके चारों तरफ अनुपस्थित रहे तो ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। लेकिन प्रकाश न मिलने पर या प्रकाश की अनुपस्थिति में ये जंतु संपोषण भी कर सकते हैं, मतलब कार्बनिक पदार्थों को या अपने भोजन को बाहर से भी ग्रहण कर सकते हैं। तो इसलिए क्योंकि ये जंतुसम और पादपसम दोनों की तरह व्यवहार दिखाते हैं, इसलिए इसको मिश्र पोषी के नाम से जाना जाता है, मिक्सोट्रॉफिक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर अगर ये भोजन को पचा रहे हैं, भोजन को ग्रहण करेंगे तो ये किस रूप में आएंगे? ये फूड वैक्यूल के रूप में इसमें आते हैं, और फूड वैक्यूल में ही पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी तो इसका मतलब इसमें कुछ एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट भी बनेंगे। जो एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, उत्सर्जी उत्पाद जिनको कहते हैं, इनका उत्सर्जन कैसे होता है? तो उत्सर्जन के बारे में लिख दें। उत्सर्जन, चूँकि इनके पास उत्सर्जन के लिए कोई अंग होता नहीं है, इसलिए उत्सर्जन। अच्छा, यहाँ पर आप देख ही रहे हैं ये एक कोष की एनिमल है, कोई अंग इसमें नहीं है। ये उत्सर्जन इसमें कैसे होगा? तो इसकी जो शरीर की सामान्य सतह है, यहाँ पर इसके सबसे ऊपरी मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो सतह है, इसे सामान्य विसरण की प्रक्रिया द्वारा, विसरण की प्रक्रिया का मतलब क्या? किसी पदार्थ का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना। सामान्य विसरण की प्रक्रिया द्वारा जो भी पदार्थ इसके अंदर एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है वो इसके शरीर से बाहर निकल जाता है। सिर्फ उत्सर्जन की प्रक्रिया ही नहीं, गैसीय विनिमय, श्वसन की प्रक्रिया भी इसी विसरण की क्रिया के द्वारा इसमें संपन्न होती है। इसके शरीर की सामान्य सतह से जो भी पदार्थ, जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड अगर इसमें ज़्यादा है, बाहर कम है, तो ज़्यादा से कम की ओर बाहर निकल जाएगा। ऑक्सीजन मान लीजिए इसमें कम हो रहा है, बाहर के इन्वायरमेंट में ज़्यादा है जल में, तो बाहर से ये अंदर की तरफ चला आएगा। तो कुल मिलाकर के उत्सर्जन और श्वसन की जो प्रक्रिया है वो शरीर की सामान्य सतह से गैसीय विसरण क्रिया द्वारा होती है। शरीर की सामान्य सतह से विसरण क्रिया द्वारा होती है। तो हम दोनों को यहाँ पर लिख दे रहे हैं, उत्सर्जन एवं श्वसन। उत्सर्जन एवं श्वसन शरीर की सामान्य सतह से विसरण क्रिया द्वारा होती है। ये उत्सर्जन और श्वसन की जो प्रक्रिया है वो विसरण क्रिया द्वारा संपन्न होती है। विसरण क्रिया के बारे में आपको हम बता ही चुके हैं क्या होता है। अब चलिए इसके आगे चलते हैं और इसके आगे वाला कमेंट्स देखने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए इसके शरीर में जल की अधिक सांद्रता हो जाती है। अगर इसके शरीर में जल की अधिक सांद्रता हो गई तो जल की उस अधिक सांद्रता को दूर करने के लिए इसमें एक कोशिकांग उपस्थित होता है, जिसको हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल या संकुचनशील रिक्तिका के नाम से जानते हैं। जल की अधिक मात्रा अगर इसके शरीर में हो जाएगी तो हो सकता है कि ये शरीर की कोशिकाएं की इस कोशिका कला उसके प्रेशर को बर्दाश्त न कर पाए और ये कोशिका नष्ट भी हो सकती है। इसलिए उस एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को अगर बाहर निकाल दिया जाए तो फिर से इस पर कोई दाब नहीं पड़ेगा और ये कोशिका नष्ट नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए इसके अंदर जल ज़्यादा प्रवेश हो जाए और जल के अणु इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर दाब डालें तो एक निश्चित सीमा तक ही ये इस दाब को बर्दाश्त कर पाएंगे और अंततः क्या होगा कि अगर जल की मात्रा इसमें बढ़ती रही तो दाब लगने के कारण इसकी भित्ति फट भी सकती है।
इसी के दुष्प्रभाव से इसको बचाने के लिए हो क्या कि अगर जल की अधिक मात्रा को बाहर निकाल दिया जाए तो फिर क्या होगा, इस पर कोई दाब नहीं लगेगा और ये कोशिका या यह जीवित रह सकता है, ये फटेगा नहीं। तो इसी जल की मात्रा को नियंत्रित करना एक नाम से जाना जाता है जिसको कहते हैं परासरण नियंत्रण। परासरण नियंत्रण, ये परासरण नियंत्रण की प्रक्रिया को कराने का काम, मतलब जल की अधिक मात्रा को इसके शरीर से बाहर ले जाने का काम कौन करता है? संकुचनशील रिक्तिका। संकुचनशील रिक्तिका। संकुचनशील रिक्तिका के द्वारा इसमें परासरण नियंत्रण होता है। सिर्फ जल की अधिक मात्रा को बाहर ही नहीं, ये जल की कमी को पूरा करने का भी कार्य करते हैं। जब इनके शरीर में जल की अधिक मात्रा होगी तो यहाँ पर सबसे पहले ये संकुचनशील रिक्तिकाएँ छोटी छोटी होती हैं और जल की अधिकतम मात्रा होने पर सबसे पहले वो जल इन संकुचनशील रिक्तिकाओं में भर जाता है और ये संकुचनशील रिक्तिकाएँ बड़ी हो जाती हैं। अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता इसमें जल की सांद्रता या जल की मात्रा कम होने लगी तो ये जल फिर से पुनः संकुचनशील रिक्तिका से होकर के बाहर निकल आएगा और साइटोप्लाज्म में आकर के इसके जल की कमी को पूरा कर देता है। तो इस तरह से ये परासरण नियंत्रण मतलब जल की मात्रा को इसमें इसके शरीर में नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। आगे चलते हैं, अगले कमेंट्स की तरफ ध्यान देते हैं। पाचन तो आप जान ही चुके हैं, पाचन इसमें कैसे होता है? अंतःकोशिकीय होता है। पाचन अंतःकोशिकीय कहने का मतलब कोशिका के अंदर होता है। जो भी भोज्य पदार्थ शरीर में आएगा वो भोज्य पदार्थ एक वैक्यूल रहेगा, इसी में पड़ा रहेगा। इस वैक्यूल का नाम फूड वैक्यूल है या खाद्य धानी है। खाद्य धानी। और इस खाद्य धानी में होगा क्या कि इसमें पाचन की प्रक्रिया जब स्टार्ट होगी तो ये खाद्य धानी साइक्लोसिस होगा इसमें, मतलब ये चक्रण की प्रक्रिया स्टार्ट होगी और ये जीव में चक्रण गति करेगा जिसके कारण से इसमें घर्षण लगेगा। घर्षण करने से ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएंगे। उसके बाद एंजाइम्स इसमें जो उपस्थित होंगे वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को जल्दी से पचा देंगे। तो इस तरह से पाचन की प्रक्रिया हो रही है। और पाचन की प्रक्रिया कैसे हो रही है? अंतःकोशिकीय मतलब कोशिका के अंदर हो रही है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मेरे ख्याल से इतना बहुत हो गया है और अब लास्ट पॉइंट बता देते हैं। इसमें जनन की प्रक्रिया, जो जनन होता है, हाँ एक चीज़ और छूट रहा है, केंद्रक की संख्या। किसी जंतु में केंद्रक की संख्या 1 होती है, मतलब जंतु एक केंद्र की होते हैं। अगर केंद्रक की संख्या 1 से अधिक है, 2 है, 3 है, 4 है, तो इसका मतलब ये बहुकेंद्र की भी हो सकते हैं। अगर हम अमीबा की बात करेंगे तो अमीबा में एक ही केंद्रक होता है, अर्थात ये एक केंद्र की होता है। और अगर पैरामीशियम की बात करेंगे तो पैरामीशियम जो होता है, इस पैरामीशियम में कुल मिलाकर के 2 केंद्रक पाए जाते हैं। एक केंद्रक बड़ा होता है और एक केंद्रक छोटा होता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये जंतु जो होते हैं, किसी में एक केंद्रक, किसी में 2 केंद्रक, कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि इस फाइलम के अंतर्गत जो जंतु पाए जाते हैं वो या तो एक केंद्र की होते हैं या तो बहुकेंद्र की होते हैं। ये जंतु एक केंद्र की अथवा बहु केंद्रकीय होते हैं। जनन पर आते हैं डायरेक्ट। एक पॉइंट आपका और बचा है, इसको देख लेते हैं, जनन इसमें कैसे होता है। इसमें जनन जो होता है, चूँकि ये लोअर है, जितने भी लोअर कैटेगरी के एनिमल्स होते हैं उनमें जनन अलैंगिक भी होता है। हायर कैटेगरी के एनिमल्स में जनन केवल लैंगिक होता है। लोअर कैटेगरी के हैं इसलिए हम लिख सकते हैं जनन लैंगिक अथवा अलैंगिक होता है। तो इस तरह से ये हो गए। इसके थोड़ा सा 1-2 एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा आप लोग। एग्जाम्पल मैं लिख दे रहा हूँ, आप नोट कर लेंगे।
इतना आप लोग नोट्स बना करके तैयार कर लेंगे। ये फाइलम आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट डे में हम फाइलम पोरीफेरा पढ़ाएंगे। आप कुछ पोरीफेरा के बारे में पढ़ करके आएंगे, जिससे समझने में सुविधा होगी। तब तक इतना आप लोग देख लीजिए अच्छे ढंग से, और वीडियो को जहाँ समझ में ना आए वहाँ थोड़ा सा रोक करके देखिएगा। कल के वीडियो में आएंगे तो पैरामीशियम पढ़ाएंगे।